हेलो गाइस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं वाइटल नर्सिंग एकेडमी में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राजस्थान सीएचओ और एनएचएम स्टाफ नर्स की जो हमारी सीरीज जो रन चल रही है, ठीक है, उसका आज सेकंड पार्ट रहने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट सीरीज जो यस्टरडे मैंने पोस्ट की थी वो आप सभी को पसंद आई हो। और देखिए, जब वीडियो पोस्ट होती है और जब आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाता है तो आप उसी समय वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। और मानता हूँ मैं कि आप सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, इस वजह से वीडियो को जब आपको उचित समय मिलता है तभी देखते हैं। लेकिन एक बार जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लें, ठीक है। और देख के आप अपना रिव्यू ओपिनियन ज़रूर दें। मैंने फर्स्ट सीरीज़ का भी ओपिनियन देखा है, लेकिन किसी का भी इतना कुछ खास ओपिनियन आया नहीं, तो आप ज़रूर ओपिनियन ज़रूर दें। ओपिनियन से क्या है, हेल्प हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि हमें और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। और वैसे कि प्रीवियस जितने भी पेपर्स हुए हैं सीएचओ या एनएचएम स्टाफ नर्स के, ऑल इंडिया लेवल में जितने भी स्टेट्स ने लिए हैं, उनके ही क्वेश्चंस मैंने इन सीरीज़ों में रखे हैं। और देखिए, ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही बोला था कि ये क्वेश्चंस जो है यहाँ पे आपको मतलब सिंगल और सटीक आंसर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन का दौर जो है वो रहता ही नहीं। जो आपके आंसर है वही आंसर यहाँ पे फैक्ट के साथ में आपके ओएमआर में फिट होगा, ठीक है। और राजस्थान का जो एनएचएम स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम है 3 फरवरी को, उसके लिए ही ये स्पेशल सीरीज जो है वो रन की गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें। और वीडियो अगर अब आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। और चैनल पे अगर आप नए हैं और तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वाइटल नर्सिंग एकेडमी के मेंबर बनिए, ठीक है। तो आज की क्लास का अपन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो सीएचओ कैंडिडेट्स हैं या फिर जो राजस्थान सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, एमपी सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, और गुजरात में जो सबऑर्डिनेट जीएमआरएस का जो एग्ज़ाम आने वाला है और सीओएच का है, इसके अलावा जामनगर कॉरपोरेशन, तो वो सभी कोर्सेज जो हैं वो हमारे वाइटल नर्सिंग एकेडमी के जो ऐप है प्ले स्टोर पे वहाँ पे अपलोडेड है। तो आप एक बार विजिट ज़रूर करें, रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अगर क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं नर्सिंग की, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहिए, और जिसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है। तो आप उसको एक बार विजिट ज़रूर करें। उससे क्या है, वीडियो के साथ साथ आपके क्विज की भी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। देखिए क्या है वो क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो रहने वाला है वो है हमारा, विच न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट सीजर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि न्यूरोलॉजिकल में वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें रिकरेंट आपको सीजर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो रिकरेंट सीजर्स जो कंडीशंस होती है, ठीक है, रिकरेंट सीजर्स ड्यू टू ब्रेन एबनॉर्मल एक्टिविटी। ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो कैसी हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो इम्बेलेंस है वो क्या हो जाएगा, डिसरेगुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से रिकरेंट सीजर्स कैंडिडेट को आते हैं। और जिस कैंडिडेट को रिकरेंट सीजर्स आते हैं उस कंडीशंस को हम कहते हैं एपिलेप्सी। याद रखना, ठीक है, एपिलेप्सी, ठीक है। तो इस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, एपिलेप्सी के। क्लियर हो गया, समझ गए। चलिए, स्ट्रोक किसको कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं हम सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट को, ठीक है। सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का रिकरेंट सीजर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको याद रखना है कि एपिलेप्सी। अब देखिए, एक वर्ड और आता है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। एक होता है कन्वर्जन, एपिलेप्सी आपने देख ही लिया। एपिलेप्सी हम किसको कहते हैं, रिकरेंट सीजर्स को कहते हैं, और सीजर्स, ठीक है। तो कन्वर्जन और सीजर्स क्या चीजें हैं ये भी मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था आपको कन्वर्जन किसको कहते हैं, तो कन्वर्जन में आपको याद रखना है इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री
बॉडी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। बॉडी की जो मसल्स होती हैं उनका अनकंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन होना और रिलैक्सेशन होना क्या कहलाता है? कन्वर्जन। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। इनवॉलेंट्री का मतलब जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना, रिलैक्सेशन होना, वो भी रैपिडली, वो भी रैपिडली, याद रखना है, रैपिडली हो और रिपीटेडली हो, और रिपीटली हो। रैपिडली और रिपीटली अगर बॉडी की मसल्स का इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है वो कहलाता है कन्वर्जन। और सीजर्स किसको कहते हैं? सीजर्स कहते हैं एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिटवीन, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिटवीन ब्रेन सेल्स। ठीक है, ब्रेन में जो सेल्स होती हैं जैसे न्यूरॉन, तो न्यूरॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो कैसी हो जाए? एबनॉर्मल हो जाए, जिसकी वजह से होगा क्या? जिसकी वजह से आपको क्या होगा? तो आपको याद रखना है जिसकी वजह से क्या होता है? टेम्पोररी एबनॉर्मल मसल्स की जो टोन है, ठीक है, टेम्पोररी एबनॉर्मल मसल्स टोन जो है ठीक है, टेम्परेरी एबनॉर्मल क्या हो जाती है? मसल्स टोन हो जाती है, या फिर आप बोल सकते हो मसल्स की मूवमेंट जो है वो कैसी हो जाएगी? एबनॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, लाइक डेट जैसे आपको सीजर्स में क्या देखने को मिलता है? स्टिफनेस देखने को मिलती है, स्टिफनेस देखने को मिलती है, जिटरीनेस देखने को मिलता है, ठीक है, जिटरनेस देखने को मिलता है, और ट्विचिंग देखने को, और क्या देखने को मिलता है? मसल्स में ट्विचिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो होता है सीजर्स और ये होता है कन्वर्जन। ठीक है, और बार बार अगर सीजर्स किसी कैंडिडेट को आ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एपिलेप्सी। क्लियर? तो इस तरह से आपको तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर डज द सर्विक्स डायलेट अलाउिंग द बेबी टू मूव इनटू द बर्थ कैनाल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओबीजी का क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि लेबर की वो कौन सी स्टेज है जिसमें सर्विक्स जो है वो डायलेट हो जाता है और बेबी को अलाउ करता है मूव करने के लिए बर्थ कैनाल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फर्स्ट स्टेज, सेकंड है सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और लास्ट है आपका फोर्थ स्टेज। लास्ट ऑप्शन आपका क्या है? फोर्थ स्टेज। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेज है, बताइए। तो देखिए फर्स्ट स्टेज क्या होती है? फर्स्ट स्टेज होती है ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन से लेके कहाँ तक होती है? डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक, डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक। ठीक है, समझ गए? इसमें कितनी फेज आती है? 3 फेज आती है। फर्स्ट फेज कौन सी है? लेटेंट है, फिर एक्टिव है, और फिर ट्रांजिएंट। फिर कौन सी है? ट्रांजिएंट है। LAT आपको याद है। तीनों फेज किस में आती है? फर्स्ट स्टेज में आती है, जो लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है और डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक होती है। फुल डायलेशन कितना होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। फर्स्ट स्टेज में फुल डायलेशन सर्विक्स का कितना होता है? तो 10 सेंटीमीटर, ये आपको याद है। ठीक है, सेकेंड स्टेज कब होती है? तो सेकेंड स्टेज आपको याद रखना है डायलेशन ऑफ सर्विक्स से लेके, डायलेशन ऑफ सर्विक्स से लेके लेके डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, ये आपको याद है। डिलीवरी ऑफ बेबी तक का जो स्टेज होता है वो होता है आपका सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज की बात करें तो डिलीवरी ऑफ प्लेसेंट, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंट। ठीक है, यानी बेबी डिलीवर हो गया तब वहां से लेके डिलीवरी प्लेसेंट तक हो जाए, वहां तक की स्टेज कौन सी है? थर्ड स्टेज है। और फोर्थ स्टेज किसको कहते हैं? ऑब्जर्वेशन को कहते हैं। यानी जब प्लेसेंटा डिलीवर हो गया उसके बाद में आपको ऑब्जर्वेशन करना है, ब्लड क्लोट्स वगैरह कितने रीडिंग के क्या स्टेटस है, TPS वगैरह के लिए अपन फोर्थ स्टेज को ऑब्जर्व करते हैं रीडिंग। इस तरह से है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्विक्स डायलेट होने तक का आपको क्या बताना है? स्टेज बताना है, जिसमें तो बेबी क्या करता है? फर्स्ट स्टेज में अलाउ हो जाता है, मूवमेंट उसकी चालू हो जाती है, किस तरफ आना, यानी उसमें डिसेंट देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज में होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है? ए रहने वाला। क्लियर? बाकी सारी स्टेज भी आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन आई का रिफ्रेक्टिव पावर कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग CHO और NHM स्टाफ नर्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा।
ह्यूमन आई का रिफ्रैक्टिव पावर कितना होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कितना होता है, तो आपको याद रखना है 60D होता है, ठीक है। आपको याद रखना है ह्यूमन आई का रिफ्रैक्टिव पावर जो होता है वो 60D होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट कंजेनाइटल कंडीशन कैरेक्टराइज बाय माल फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइन वेयर द स्पाइनल कॉर्ड इज एक्सपोज। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि कंजेनाइटल आपको डिसऑर्डर पूछा गया है क्या, इसमें स्पाइन जो होती है उसका माल फॉर्मेशन हुआ है, यानी वो पूरी तरीके से कंप्लीट बनी नहीं है। उसके साथ साथ स्पाइनल जो कोड है वो क्या हो रही है, एक्सपोज हो रही है। वो क्या हो रही है, एक्सपोज हो रही है। तो ये कंडीशंस क्या कहलाएगी। तो देखिए क्लेफ्ट लिप मैंने बताया था आपको, अगर क्रैक हो जाते हैं, अगर जैसे मान के चलिए कि ये किसी बच्चे के लिप्स है और यहाँ से ये क्रैक हो गए पार्टीशन में, उसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। ये भी कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम मैंने आपको बता दिया है, ट्राइसोमी 21 जो क्रोमोसोम्स है यहाँ पे अगर ये है तो ये आपको डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। और हाइड्रोसिफिलिस में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, सीएसएफ कलेक्शन होता है, जो यस्टरडे मैंने वीडियो में आपको बताया। यस्टरडे सीएसएफ कलेक्शन हो जाए, ठीक है, एबनॉर्मली ब्रेन के अंदर, ठीक है, एबनॉर्मली इन ब्रेन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोसिफिलिस, ठीक है। तो अब आपके पास क्वेश्चन बच जाता है स्पाइनो बाइफिडा। तो ये आपको याद रखना है, स्पाइनल कोड के माल फॉर्मेशन में जिसमें स्पाइनल कोड जो है वो एक्सपोज हो जाए, दिखने लग जाए, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्पाइनो बाइफिडा। इसको हम बोलते क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। इसीलिए इसीलिए हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब लेडी का होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 0 से लेकर 12 वीक का, इस पीरियड में हम क्या देते हैं लेडी को, फोलिक एसिड टैबलेट देते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। फोलिक एसिड की टैबलेट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं कब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। कितनी स्टार्ट करते हैं, तो 400 माइक्रोग्राम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 400 माइक्रोग्राम की गोली जो है वो हम देते हैं। ऑप्शंस में अगर आपको 500 माइक्रोग्राम 400 माइक्रोग्राम दोनों अगर दिए हुए हैं तो राइट आंसर आपका 400 रहेगा, और अगर 400 ना दे के 500 दिया तो ये भी सही आंसर। तो आपको याद रखना है, गलत नहीं करना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रिवेंशन के लिए हम क्या देते हैं, फोलिक एसिड की टैबलेट देते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सेंट्रल वीनस कैथेटर, ठीक है। सेंट्रल वीनस जो कैथेटर होता है इसका प्राइमरी पर्पज क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा, ठीक है। तो देख लेते हैं, मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर है, फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रिंग आईवी फ्लूइड्स एंड मेडिकेशंस है, यूरिनरी ड्रेनेज है, और असेसिंग रेस्पिरेटरी रेट है, ठीक है, असेसिंग रेस्पिरेटरी रेट है। तो क्या आंसर होने वाला है बताइए। तो देखिए सेंट्रल वीनस कैथेटर की बताऊं तो मैंने आपको बता दिया था, मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर जो है वो स्पाइग्नोमैनोमीटर का काम है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यूरिनरी ड्रेनेज के लिए अपन पोलिस कैथेटर का यूज करते हैं, गलत हो गया। रेस्पिरेशंस के लिए आप विजुअल भी जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, सेंट्रल वीनस कैथेटर जो है वो आईवी फ्लूइड मेडिसिन देने के लिए और आईवी फ्लूइड देने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, सेंट्रल वीनस कैथेटर। और ये बिग वेन जो होती हैं इनमें जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना होता है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर सीवीपी जिसको अपन बोलते हैं, सेंट्रल वीनस प्रेशर, ठीक है, सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना होता है। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ये बन जाता है। दूसरा ये बनता है कि सेंट्रल वीनस कैथेटर जो है इसकी बेस्ट साइट कौन सी होती है, ठीक है, सेंट्रल वीनस कैथेटर की बेस्ट साइट कौन सी होती है। तो ये क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले मैं बता देता हूँ आपको नॉर्मल सीवीपी कितना होता है। तो सबसे पहले बात करें नॉर्मल सीवीपी की, तो देखिए आपको याद रखना है 5 to 10 CmH2O, ठीक है, और MmHg की बात करें 2 to 6 Hg, ठीक है, ये तो हो गया। फिर इसको मेजरिंग करने का जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं मैनोमीटर। क्या बोलते हैं, मैनोमीटर, ठीक है, मेजरिंग डिवाइस जो होती है जिससे आप सीवीपी को पता करेंगे वो हो गया मैनोमीटर, ठीक है, मेजरिंग डिवाइस लिख देता हूँ मैं। सेकंड चीज बात करें बेस्ट साइट की, तो देखिए सबसे बेस्ट साइट तो क्या है, नेक है। नेक पे कौन है, इंटरनल जुगराल वेन,
वेन, ठीक है। सेकंड बात करें चेस्ट, चेस्ट पे कौन सी होगी आपकी? सबक्लेवियन या फिर एक्सिलरी, ठीक है। थर्ड कौन सी है? ग्रोइन। थर्ड कौन सी है? ग्रोइन। ग्रोइन में कौन सी आएगी आपकी? फीमोरल। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सी रखते हैं? नेक रखते हैं, ये बात आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछे मोस्ट इन्फेक्टेड, अगर सीवी लाइन जो सेंट्रल लाइन का मोस्ट इन्फेक्टेड साइट रहेगी वो रहेगी ग्रोइन, ये आपको याद रखना है। फीमोरल वेन जो होती है वो मोस्ट इन्फेक्टेड साइट होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्यों मोस्ट इन्फेक्टेड साइट होती है ये? ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरिनियल एरिया होता है, ठीक है, पेरिनियल एरिया की वजह से ये जल्दी इन्फेक्टेड हो जाती है। इसलिए हम सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कौन सी यूज़ करते हैं? नेक, बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आपका? बी रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ब्लड वेसल्स कैरी दी विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी ब्लड वेसल्स जो है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है, अवे फ्रॉम हार्ट। तो हार्ट से दूर ले जाने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन करता है? आर्टरी करती है। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है इसका? ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। आर्टरी जो है वो कैरी करती है इसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वेन जो है ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये आपको याद रखना, ठीक है, ये आपको याद, ठीक है, क्लियर। लेकिन लेकिन आपको याद रखना है, जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा राइट ओट्रियम से, ठीक है, तो यहाँ से हार्ट की तरफ, लंग्स की तरफ जो ब्लड लेके जा रही है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा मतलब एक्सेप्शन होता है आर्टरियों में जिसमें आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो देखने को मिलता है। बाकी बॉडी की सभी आर्टरियों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। फिर लंग्स में जब ब्लड फिल्टर होता है उसके बाद फिर लेफ्ट ऑट्रियम में जब ब्लड आएगा तो ये लेके आएगा पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी सभी वेन्स में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये बात आपको याद रखनी है। वेन्स का छोटा पार्ट उसको वेन्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहने वाला? ये रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड कंसंट्रेटिंग बाइल इज द, फिर से बाइल का क्वेश्चन आ गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बाइल से क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं, और यहाँ पे सेपरेटली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गन है जो रेस्पॉन्सिबल होता है स्टोर करने के लिए और कंसंट्रेट करने के लिए बाइल को। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? बी रहने वाला है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता प्रोडक्शन पे तो प्रोडक्शन में आपका आंसर क्या रहने वाला? लीवर रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। पैंक्रिया जो है वो पैंक्रियाटिक जूस के साथ साथ इंसुलिन और ग्लूकागोन सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सीक्रेट करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन पे मैंने आपको कल क्वेश्चन बता दिए थे, मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके यहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द रीनल पेल्विस इन द किडनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्राइमरी फंक्शंस आपसे पूछा गया है रीनल पेल्विस का। रीनल पेल्विस जो होता है उसका प्राइमरी फंक्शन आपका पूछा गया है किडनी में, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कलेक्शन ऑफ यूरिन एंड सीक्रेशन ऑफ हार्मोन, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, रीनल पेल्विस जो होता है, रीनल पेल्विस जो होता है किडनी में, उसका प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है? तो आपको याद रखना है उसका प्राइमरी फंक्शन होता है कलेक्शन ऑफ यूरिन, ठीक है। रीनल पेल्विस का प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है? यूरिन को जो है वो कलेक्ट करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। और ये कहाँ से कलेक्ट करता है रीनल पेल्विस? तो ये ट्यूब्यूल से कलेक्ट करता है। कहाँ से करता है?
रीनल की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वहां से ये क्या करता है, कनेक्ट करता है या कलेक्ट करता है। ठीक है, ये आपको याद है। ठीक है, तो रीनल पेल्विस का काम क्या है, कलेक्शन ऑफ यूरिन का। और कहाँ से कलेक्ट कर रहा है, ये यूरिनल ट्यूब्यूल से कलेक्ट कर रहा है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कौन करता है, तो रीनल की ट्यूब्यूल्स करती हैं। ये आपको याद रखना है, रीनल्स की ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो करती हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। ठीक है, ये आपको याद, इस तरह से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो याद रखना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, सी रहने वाला। ठीक है, ठीक है, जैसे फिल्ट्रेशन ऑफ, और मैं आपको बताऊं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जैसे मैंने आपका नेफ्रॉन बताया, तो इसमें मेन अगर आपसे पूछा जाए तो ग्लोमेरुलस आपको याद रखना है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन मैंने रीनल ट्यूबल्स बताएं, तो इसमें आपको याद रखना है, रीनल ट्यूबल्स में भी दो तीन डीसीटी पीसीटी, तो आपको याद रखना है। पीसीटी जो है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स जो होती है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स जो होती हैं वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, याद रखना। ठीक है, ट्यूबल्स। ठीक है, बात करें कलेक्शन ऑफ यूरिन्स, मैंने आपको बता ही दिया है। सीक्रेशंस ऑफ हार्मोन की बात करें तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, मेरुलर सेल्स। ठीक है, ये क्या करती हैं, तो ये इरिथ्रोपोइटिन करती हैं, इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट करती हैं और रेनिन करती हैं। और क्या करती हैं, रेनिन करती हैं, ये आपको याद। ठीक है, ये सीक्रेट करती हैं। क्लियर, तो इस क्वेश्चन से देखिए इतने सारे क्वेश्चन आपके क्या हो गए, क्लियर हो गए। गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका रीनल पेल्विस का क्या आंसर रहेगा, प्राइमरी फंक्शंस में कलेक्शन ऑफ यूरिन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच व्हाट न्यूरोट्रांसमीटर इज कॉमनली डेफिशिएंट इन इंडिविजुअल विथ डिप्रेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिप्रेशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कॉमनली क्या होता है, डेफिशिएट होता है या कम होता है। ठीक है, तो जैसे बात करें डोपामिन, सीरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन और गाबा। ठीक है, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। डोपामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पार्किंसन। कौन सा होता है, पार्किंसन डिजीज होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सीरोटोनिन, जिसको हम क्या बोलते हैं 5-HT, ये आपका कंपटीशन क्वेश्चन है। 5-HT, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, ट्रिप्टामाइन। ठीक है, और याद रखना है सीरोटोनिन की डेफिशिएंसी की वजह से ही आपको डिप्रेशन होने के चांसेस हो सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, बी रहने वाला है। दूसरा एस्टाइलकोलिन, तो ये किसकी वजह से, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, एल्जाइमर हो सकता है। क्या हो सकता है, एल्जाइमर हो सकता है। गाबा, गाबा से कौन सा होने के चांसेस रहते हैं, ADHD। ठीक है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिया में भी आपको गाबा देखने को मिल सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया के केस होते हैं, इसमें भी गाबा जो है वो डेफिशिएट होता है। ठीक है, इसके अलावा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं उनमें भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज, डिप्रेशन पे एक क्वेश्चन आपसे मैं बता देता हूँ। ओमेगा साइंस काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। ओमेगा साइन किसमें देखने को मिलता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में देखने को मिलेगा, यानी सीवियर डिप्रेशन में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना होता है, सुसाइडल टेंडेंसी पे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सुसाइडल टेंडेंसी पे आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रायोरिटी में अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना है ये कैंडिडेट जो है वो सुसाइड के लिए ज्यादा होता है एग्रेसिव। ठीक है, या फिर मतलब सुसाइडल टेंडेंसी कभी भी हो सकती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, तो प्रायोरिटी आपको यहाँ पे इसमें फोकस रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है बी, और बाकी ऑप्शंस भी आपके सारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द टर्म सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए यूट्रस को क्या किया जा रहा है, रिमूवल किया जा रहा है। अब आपको याद रखना है, आपको बता रहा हूँ, जब भी किसी ऑर्गन में हम ओपनिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है जो लास्ट के वर्ड में होगा ना उसमें ओटोमी लगा होता है। ठीक है, और जब आप किसी चीज को ऑर्गन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे आपको टोमी लगा होता है। क्या लगा होता है, एक्टोमी, बराबर। तो यहाँ पे देखिए
ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है। पहला ऑप्शन है हिस्टेक्टोमी, दूसरा ऑप्शन है साल्विंगेक्टोमी, थर्ड ऑप्शन है मायोक्टोमी, और लास्ट ऑप्शन आप लिख लीजिए लास्ट ऑप्शन आप लिख लीजिए लास्ट ऑप्शन लिख लीजिए ओफोरेक्टोमी। तो मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। लास्ट ऑप्शन आप लिख लीजिए ओफोरेक्टोमी। ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन है। तो बताइए क्या आंसर रहेगा? तो देखिए, हिस्टेक्टोमी हम किसको कहते हैं? सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस को कहते हैं। राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ए रहेगा। साल्पिंगेक्टोमी किसको कहते हैं? तो रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, याद रखना है, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में। मायोमेक्टोमी किसको कहते हैं? रिमूवल ऑफ यूट्राइन फिब्रॉइड, रिमूवल ऑफ यूट्राइन यूट्राइन फिब्रॉइड्स। ठीक है, यूट्राइन फिब्रॉइड्स को रिमूवल करना क्या कहलाता है? मायोमेक्टोमी। और ओफेरेक्टोमी किसको कहते हैं? तो रिमूवल ऑफ ओवेरी। ठीक है, रिमूवल ऑफ ओवेरी। अब इसमें दोनों भी ओवेरी रिमूव हो सकती है और वन भी हो। ठीक है, याद है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके क्लियर आउट होने के बाद आपके क्वेश्चंस का जो राइट आंसर है वो है हिस्टेक्टोमी इज द कॉल्ड सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कौन सा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है टू जेंडर इम्बैलेंस इन इंडिया पॉपुलेशन? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है ये। कौन सा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है जेंडर इम्बैलेंस में इन इंडिया की पॉपुलेशन? इंडिया की पॉपुलेशन में जेंडर में जो इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, यानी जेंडर क्या हो गए? मेल एंड फीमेल जो जेंडर हैं इनमें इम्बैलेंस देखने को मिलता है इंडियन पॉपुलेशन में। उसमें वो कौन सा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है? ठीक है, तो हाई मैटरनल मोर्टेलिटी, चलो ये मान सकते हैं। फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, इंक्रीज फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और इक्वल हेल्थ केयर एक्सेस। तो देखिए यहाँ इम्बैलेंस पूछ रहा है आपसे, तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं है क्योंकि ये दोनों इम्बैलेंस को क्रिएट नहीं करेंगे। अब बस रहा है हाई मैटरनल मोर्टेलिटी, तो इसमें तो मदर लॉस होता है। ठीक है, तो इसमें ये भी नहीं, ठीक है, ये भी नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? जेंडर इम्बैलेंस बताना है आपको, मेल और फीमेल जो जेंडर हो गए इंडिया की पॉपुलेशन में। जेंडर इम्बैलेंस का मोस्ट कॉमन जो प्राइम फैक्टर है वो कौन सा है? तो आपको याद रखना है फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, जो बच्चियां होती हैं छोटे, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बाल हत्या जिसको अपन बोलते हैं। तो बच्चियों को क्या है उसी समय जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा ये हिंदुस्तान में जो है वो हरियाणा स्टेट में देखा गया था, इसीलिए हरियाणा स्टेट से ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला जो अभियान है वो स्टार्टिंग किया गया था। ठीक है, तो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स जो है ये जो है ये कल्चरल, ये क्या था? ये कल्चरल जो था, ये प्रैक्टिस थी। ठीक है, कल्चरल प्रैक्टिस था कि भाई बेटियां हो गई हैं तो उनकी डेथ कर दी जाती थी। तो उस वजह से जेंडर इम्बैलेंस जो है इंडिया की पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है वो प्राइम फैक्टर होता है जो कंट्रीब्यूट करता है जेंडर इम्बैलेंस इंडिया की पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जाम्स में पूछा गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट इज द टर्म फॉर ए कंडीशन? ठीक है, आपको बताना है एक टर्म कंडीशंस के लिए इन विच द बेबी इज बोर्न विथ हेड दैट इज डिसप्रोपोर्शनली लार्ज कंपेयर टू द बॉडी। क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको मुझे एक टर्म बताना है जिसमें क्या है, बेबी जो बोर्न हुआ है उसका हेड जो है वो डिसप्रोपोर्शनली क्या है, लार्ज है। ठीक है, कंपेयर टू द बॉडी, बॉडी के कंपैरिजन में हेड जो है वो बेबी का लार्ज है। तो इसको आप क्या कहेंगे? मैक्रोसिफेली कहेंगे। क्या कहेंगे? मैक्रोसिफेली कहेंगे। ये बात आपको याद रखना। अगर यहाँ पे शॉर्ट लिखा होता या फिर स्मॉल लिखा होता, ठीक है, शॉर्ट लिखा होता या फिर स्मॉल लिखा हुआ था तो आपका आंसर हो जाता माइक्रोसिफेली। लेकिन यहाँ पे लार्ज लिखा हुआ है इसलिए राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? पी रहेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। हाइड्रोसिपेलस कलेक्शन ऑफ CSF, सिपेलोहेमाटोमा कलेक्शन ऑफ ब्लड, ये आपको याद रखना है। कलेक्शन ऑफ ब्लड याद रखना है। कलेक्शन ऑफ ब्लड को हम क्या कहते हैं? सिपेलोहेमाटोमा इन ब्रेन। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ CSF
कलेक्शन ऑफ CSF, कलेक्शन ऑफ CSF को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोसिफिल। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। अगर हेड का जो साइज है वो बॉडी के कंपैरिजन में डिस्प्रोपोर्शनली अगर शॉर्ट होता है, स्मॉल होता है, तो माइक्रोसिपेली आपका आंसर सही होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लार्ज का है तो माइक्रोसिपेली आपका राइट आंसर होने वाला है। मैक्रोसिपेली यानी बॉडी के कंपैरिजन में हेड का जो साइज है वो ज्यादा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ड्यूरिंग ट्रेक्योस्टोमी, 1 सेकेंड, क्वेश्चन क्या है देखिए। ड्यूरिंग ट्रेक्योस्टोमी जब आप केयर कर रहे होते हैं तो व्हाट इज असेंशियल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ट्रेक्योस्टोमी केयर के दौरान प्रिवेंट इन्फेक्शन और मेंटेन एयरवे पेटेंसी। ट्रेक्योस्टोमी आपने डाली, क्यों डाली? एयरवे मेंटेन करने के लिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है जब आप ट्रेक्योस्टोमी केयर कर रहे हैं तो असेंशियल क्या रहेगा कि आप जिससे इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें और मेंटेन कर सकें आप एयरवे पेटेंसी को। तो क्या केयर होनी चाहिए ट्रेक्योस्टोमी के दौरान? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है क्लीन द इनर कैनुला, सिक्योरिंग टाई अराउंड द नेक, एडमिनिस्ट्रेटिंग ब्रोंकोडाइलेटर और एडजस्टिंग द ऑक्सीजन फ्लो रेट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ने आप पूछ रहा है आपसे मेंटेन करना है आपको एक तो एयरवे की पेटेंसी को, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन्फेक्शन को आपको प्रिवेंट करना। ठीक है, तो ट्रेक्योस्टोमी में जो पार्ट होता है इनर कैनुला। ठीक है, तो देखिए इनर कैनुला की अगर आप याद रखना है, रेगुलर रेगुलर क्लीनिंग ऑफ इनर कैनुला। ठीक है, इनर कैनुला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो रेगुलर इसकी क्लीनिंग अगर आप इनर कैनुला की करते हैं तो ये क्या करता है, ये आपको याद रखना है, ये हेल्प करता है किस में? हेल्प करता है, हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड मेंटेन एयरवे पेटेंसी। ये आपको याद रखना। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है? ए रहेगा। ट्रेकेस्टोमी के दौरान या ट्रेकेस्टोमी जब किसी पेशेंट को चल रही है मैकेनिकल वेंटिलेशन के टाइमिंग में, तो ट्रेकेस्टोमी के केयर में हमें इनर कैनुला जो होता है उसकी रेगुलर टाइमिंग पे क्लीनिंग करते रहनी चाहिए, जिससे जो उसमें कलेक्शन है, ड्रेनेज है, वो सब हम रिमूव करें और उसको क्लीन करेंगे तो आप वहाँ पे क्या है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी, और बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी तो जाहिर सी बात है इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। सेकंड चीज, अगर फ्लूइड वहां जमा रहा, कलेक्शन अगर वहां जमा रहा, तो फिर एयरवे क्या हो जाएगा? नॉट पेटेंट रहेगा। एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने वाला है, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हुआ तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए हम एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन रखें, उसकी वजह से हम इनर कैनुला की रेगुलर क्या करते रहते हैं, क्लीनिंग करते रहते हैं। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर एडमिट करने से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सीजन फ्लोरेट से भी एयरवे पेटेंसी को आप मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, और सिक्योरिंग टाई अराउंड द नेक, तो इससे क्या है, फिटनेस को पता करते हैं। ठीक है, इसको फिटनेस को पता रहता है। ठीक है, ना कि एयरवे पेटेंसी या फिर इन्फेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पे रिलेट करता नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ट्रेक्योस्टोमी जब भी आप किसी पेशेंट से लगी हुई है तो जब आपके सामने इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने का एयरवे पेटेंसी का जो एम है, जो पेशेंट को हमारा एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, ट्रेक्योस्टोमी का जो पार्ट आता है इनर कैनुला, उसको हमें क्या करता है, रेगुलर टाइमिंग पे हमें उसको क्लीन करते रहना चाहिए, जिससे जो कलेक्शन है वो आप रिमूव कर सकते हैं, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी, जिससे इन्फेक्शन नहीं होगा। और फ्लूइड अगर आपने रिमूव कर दिया तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पाथवे जो है वो क्या हो जाएगा, पेटेंट हो जाएगा, जिससे एयरवे जो है वो मेंटेन रहेगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा? ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू विच ऑर्गन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोरोनरी आर्टरी जो है वो कौन से ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है? तो पहला ऑप्शन है लीवर, सेकंड ऑप्शन है लंग्स, थर्ड ऑप्शन है हार्ट, लास्ट ऑप्शन है आपका ब्रेन। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है, क्या आंसर रहेगा? तो देखिए कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई किसको करती है? हार्ट को करती है। तो ये आपको याद रखना है, कॉमन सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कॉमन से क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ही ज्यादातर हमसे पूछे जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे एग्जाम्स में, ये जो एनएचएम्स के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, लीवर की बात करें तो हिपेटिक आर्टरी करती है। लीवर को कौन करती है? हिपेटिक आर्टरी। लंग्स को कौन करेगी? मैन पल्मोनरी आर्टरी करती है।
पल्मोनरी आर्टरी करती है, ठीक है। ब्रेन को कौन करती है? कैरोटिड करती है, ठीक। ये आपको याद है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस क्या करना है, सोल्व करते हुए जाना है। जैसे फंडा है कि भाई हमें क्वेश्चंस रैशनल के साथ सोल्व करेंगे तो बाकी क्वेश्चंस भी हमारे क्या हो जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, दैट रिसीव पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, देखिए दैट रिसीव पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टोमक इज द, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट आपको मुझे बताना है, ठीक है। पहला पार्ट आपको मुझे बताना है, तो पहला पार्ट कौन सा होता है? तो फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडिनम, फिर होता है जेजुनम, फिर होता है इलियम, फिर होती है कोलन, ठीक है। ये बात आपको याद है। कोलन किस में आ जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाती है। तो आपको याद रखना है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा होता है? ड्यूडिनम होता है, जो स्टोमक का जैसे ही पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड होता है स्टोमक से सीधा किस में आता है? फिर ड्यूडिनम में आ जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है? ए रहने वाला है। ये बात आपको ध्यान रखनी, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्ट्रक्चर्स इन द किडनी फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा स्ट्रक्चर्स है किडनी का जो फिल्टर करता है ब्लड को, प्रोड्यूस करता है यूरिन को, ठीक है। तो आपको याद रखना है ब्लड को फिल्टर और प्रोड्यूस यूरिन का काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। तो याद, राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है आपका? सी रहने वाला, ठीक है। रीनल पेल्विस का मैंने अभी आपको बता दिया, कलेक्शन ऑफ यूरिन है, ये आपको बता दिया। रीनल ट्यूबल्स की बात करें तो ये सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ये बात आपको याद रखना है। इसीलिए किडनी जो है वो मतलब हेमोस्टेसिस के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। वाटर बैलेंस के लिए भी रीनल ट्यूब जो है वो जिम्मेदार होता है, क्योंकि सोडियम और वाटर का जो एब्जॉर्प्शंस है, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शंस है, वो यहाँ पे ही कंप्लीट होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? नेफ्रॉन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द मेन सिम्टम्स ऑफ गुलियन बार सिंड्रोम, ठीक है। यस्टरडे की वीडियो में मैंने आपको एमएस जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसके बारे में बताया था, और यहाँ अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मेन सिम्टम्स आपसे पूछा गया है गुलियन बार सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं जीबीएस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जीबीएस, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या क्या आंसर रहने वाला है। तो यहाँ आपको याद रखना है गुलियन बार जो सिंड्रोम होता है, ठीक है, ये ठीक है, गुलियन बार जो सिंड्रोम होता है ये क्या चीज है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखिए मेन सिम्टम्स की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगी असेंडिंग मसल्स वीकनेस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसका असेंडिंग मसल्स जो है वो वीकनेस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। असेंडिंग मसल्स वीकनेस, जैसे ये जैसे मान के चलिए कोई पर्सन है, ठीक है, ये इसके फिट्स हैं, तो इसमें जो मसल्स की वीकनेस दिखाई देगी वो आपको इस तरह से दिखाई देगी, यानी नीचे से ऊपर की जितनी भी मसल्स है वो धीरे 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 क्या हो जाती हैं, वीकनेस होती होती है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कब होती है? जब रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी जो मसल्स जो हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल्स जब वीक होती हैं तो ये कंडीशंस कैसी होती हैं? कॉम्प्लिकेशंस वाली, कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये आपको याद रखना। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो जाएगी, क्योंकि डायफ्राम जो है, ठीक है, वो क्या नहीं कर पाएगा पूरी तरह से, ना कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा ना रिलैक्स कर पाएगा, क्योंकि उसमें वीकनेस आ जाती है। उस वजह से व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस अगर आपसे पूछा जाए जीबीएस का तो आपको याद रखना है रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस जब होती है तो जीबीएस के जो केस होता है उसमें वो हाई रिस्क होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए रहने वाला है, ठीक है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि जीबीएस क्या होता है तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। इसमें आपको याद रखना क्या है, जीबीएस जो है ये पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है इसका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। कौन सा डिसऑर्डर होता है? ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज याद रखना है, हिस्ट्री में अगर किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, रिसेंटली, या तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हो या डाइजेस्टिव से रिलेटेड हो, अगर उसको बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो जीबीएस होने का रिस्क हो सकता है। सेकंड चीज, कोई वैक्सीन अगर उसको ट्रिगर कर गई है, हिस्ट्री में अगर कोई वैक्सीन उसको ट्रिगर कर गई है तो ये भी जीबीएस का होने के कारण हो सकता है। तो इसमें होता क्या है कि एंटीबॉडीज जो हैं वो हमारे
जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करती हैं, डैमेज करने की कोशिश करती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जीबीएस जो है वो प्रॉब्लम है, इसीलिए पेरिफेरल नर्व जो होती हैं, पेरिफेरल जो नर्व है वो क्या हो जाती हैं, पेरिफेरल जो नर्व है वो क्या होती हैं, डैमेज होती है। ठीक है, पेरिफेरल नर्व जो है वो डैमेज करती है या फिर काम करना बंद कर देती है। इसी वजह से सबसे पहले इसमें जो वीकनेस आपको देखने को मिलेगी वो पेरिफेरी की तरफ ही देखने को मिलती है। ठीक है, और फिर ये ऊपर सेंट्रल की तरफ जाने की कोशिश करती है। मोस्ट कॉमन मैंने आपको बता दिया, मोस्ट सीरियस जो इसका कॉम्प्लिकेशन है वो कौन सा है, रेस्पिरेटरी फेलियर। क्यों? क्योंकि जब ये रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस आपको देखने को मिलती है इस क्लाइंट में, तो रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस रहेंगे, और ये रेस्पिरेटरी फेलियर जो है वो डेथ की तरफ इस पेशेंट्स को ले जाता है या लीड करता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राइमरी कोज क्या है पोस्टपार्टम है, पीपीएच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीपीएच का प्राइमरी कोज आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एनएचएम्स और सीएचओ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो पीपीएच का प्राइमरी कोज पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यूट्राइन एटोनिक, सेकंड ऑप्शन है प्लेसेंटल एब्रप्शन, थर्ड ऑप्शन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और लास्ट ऑप्शन है आपका गेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर रहेगा। तो देखिए पीपीएच, पहली चीज बात कर लेते हैं पीपीएच क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है पीपीएच क्या होता है। पीपीएच होता है आफ्टर द डिलीवरी, आफ्टर द डिलीवरी एबनॉर्मल ब्लड लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल अगर ब्लड लॉस होता है, ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी एबनॉर्मल अगर ब्लड लॉस हो, ठीक है, और वो भी मोर देन कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पीपीएच में मोर देन कितना हो, 500 ml। ठीक है, लेबर अगर नॉर्मल लेबर के दौरान अगर 500 ml होता है तो पीपीएच कहलाएगा। ठीक है, और अगर सीएस की बात करें, सीजरियन सेक्शंस में आपको याद रखना है मोर देन 1000 ml से अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो वो पीपीएच कहलाएगा। ठीक है, दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी। प्राइमरी होता है विथ इन 24 आवर्स में, विथ इन अगर 24 आवर्स में ब्लड लॉस हो रहा है तो वो प्राइमरी पीपीएच है, और आफ्टर 24 आवर्स आवर्स से लेके 12 वीक तक अगर हो रहा है तो सेकेंडरी पीपीएच कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है या प्राइमरी कोज क्या होता है, यूट्राइन अटोनी। ठीक है, यानी यूट्रस की जो टोन है वो क्या हो गई है, एब्सेंट हो गई है, या फिर वो क्या हो गई है, लैक ऑफ, या ये आप बोल सकते हो लैक ऑफ यूटेराइन मसल स्टोन, लैक ऑफ यूटेराइन मसल स्टोन, उसको हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन अटोनी। ठीक है, ये आपको याद रखना है ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज आपसे पूछ सकते हैं एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी जो है, सॉरी एमएमआर मत रखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी यानी जो माँ है, ठीक है, प्रेग्नेंट जो लेडी होती हैं उनकी मोर्टेलिटी डेथ का मेन कॉज क्या होता है। ठीक है, तो मेन कॉज उसका क्या होता है, हेमरेजी होता है। ये बात आपको याद रखना है, या पीपीएच आपके ऑप्शन में तो भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। बात करें प्लेसेंटल एब्रप्शन, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी इसका सही आंसर नहीं होता है पीपीएच का, और गेस्टेशनल डायबिटीज भी यहाँ आंसर आपका सही होगा। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डीओसी फॉर पीपीएच। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज में हम कौन सी डीओसी यूज करते हैं, या कौन कौन सी हम ड्रग्स जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होने वाला है, तो आपको याद रखना है कौन सी है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जिसको पिटोसिन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड चीज और क्या कर सकते हो आप, तो बाई मैनुअल आप कंप्रेस कर सकते हो, ये भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है आपको। बाई मैनुअल कंप्रेशन भी बोलते हैं, बाई मैनुअल कंप्रेस भी कर सकते हो, और एक्सटर्नल यूट्राइन मसाज। ठीक है, यूट्राइन मसाज करते हैं ना, ये भी जो है वो पीपीएच में हेल्पफुल होता है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी बने हुए हैं इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक्सटर्नल यूट्राइन मसाज और बायोमैनुअल कंप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। मेडिसिन के तौर पे आप ऑक्सीटोसिन देंगे, और गिविंग कर, और दे सकते हैं आप, गिव कर सकते हैं आईवी फ्लूइड्स। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, इसलिए कैंडिडेट हाइपोवोलीमिया में ना जाए, इसलिए हम जो है वो एज ए ट्रीटमेंट यहाँ पे देते हैं। ये बात आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द लीडिंग कोज ऑफ डेथ। लीडिंग कोज पूछा गया है आपसे डेथ का अमोंग चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ इंडिया। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका डेथ होने का लीडिंग कोज क्या है इंडिया में। पहला ऑप्शन है माल न्यूट्रिशन, सेकेंड ऑप्शन इन्फेक्शियस डिजीज, एक्सीडेंट और जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि अंडर 5 years अगर चिल्ड्रंस की मोर्टेलिटी की मैं बात करूं तो कौन सा कोज आपका लीडिंग रहेगा, तो आपको याद रखना है इन्फेक्शियस डिजीज यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, एक्सीडेंट जो है वो एडोलसेंट एज में ज़्यादा देखने को, ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एडोलसेंट के एज के जो बच्चे होते हैं उनमें आपको जो जेनेटिक सॉरी एक्सीडेंटली जो कोज है, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या रोड साइड एक्सीडेंट जो है वो एडोलसेंट एज ग्रुप के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, ये बात आपको याद रखनी है। अंडर 5 years के एज में इंडिया में जो बच्चे हैं चिल्ड्रंस हैं उनकी मोर्टेलिटी का मेन रीजंस क्या होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे और अगर आपसे ये पूछे हैं, ठीक है, माल न्यूट्रिशन भी होता है लेकिन लीडिंग कोच की बात करें तो आपकी प्रायोरिटी पे आंसर क्या रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। माल न्यूट्रिशन भी अंडर 5 years में चिल्ड्रंस की डेथ का कोच होता है, लेकिन लीडिंग कोच क्वेश्चन पूछा है आपसे तो इन्फेक्शियस डिजीज यहाँ पे राइट आंसर आएगा, जिसमें भी सबसे पहला कौन है, निमोनिया। ठीक है, निमोनिया है, फिर डायरिया है, और प्री टर्म बर्थ कॉम्प्लिकेशन है। प्री टर्म बर्थ जो है वो कॉम्प्लिकेशन, जैसे बर्थ एस्पाइक्सिया वगैरह हो गए। ठीक है, बर्थ एस्पाइक्सिया वगैरह। ठीक है, ये आपको याद रखना, या फिर ट्रोमा हो गया, या फिर ट्रोमा हो गया। ठीक है, तो ये लीडिंग कोज माने गए हैं, इसके इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो लीडिंग कोज माना गया है अंडर 5 years एज के जो बच्चे होते हैं मोर्टलिटी। ठीक है, तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच कंडीशंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ एब्डोमिनल वॉल। जो एब्डोमिनल वॉल है वो कैसी है, क्लोज इनकम्प्लीट हुई है, पहला पॉइंट। अलाउिंग एब्डोमिनल ऑर्गन्स टू प्रोट्रूड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब देखिए एब्डोमिनल वॉल जो है वो इनकम्प्लीटली क्या हुई है, क्लोज हुई है, उसकी वजह से एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोट्रूड यानी बाहर की तरफ आ जाएंगे बॉडी के। इस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्लेफ्ट लिप तो मैंने बता रखा है आपको, क्लेफ्ट लिप का मतलब क्या हो गया कि क्रैकलिंग हो जाना या फिर बीच में कट हो जाना लिप्स के, उसको क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। ये नहीं होता है क्लेफ्ट फुट का मतलब हो गया जैसे इक्विनस वायरस हो गया, टेलस वगैरह, ये सब टाइप्स होते हैं क्लेफ्ट फुट के। ठीक है, ये फिट्स की प्रॉब्लम है, बात कर रहे हैं हम एब्डोमिनल ऑर्गन की। और डाउन सिंड्रोम मैंने आपको बता ही दिया है, ट्राइसोमी का हो गया, तो ये भी यहाँ पे आंसर सही नहीं होगा। आपका आंसर राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, ओम्फेलोसील इज द करेक्ट आंसर। ओम्फेलोसील ही एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एब्डोमिनल जो वॉल होती है वो मतलब इनकम्प्लीट क्या होती है, क्लोज होती है। अब जो वॉल इनकम्प्लीट क्लोज हुई है तो जाहिर सी बात है एब्डोमिनल ऑर्गन उससे क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कौन कौन से होता है, तो देखिए बात कर लेते हैं। जैसे बाइकस्पिड, ठीक है, बाइकस्पिड जिसको हम, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, इसके बाद में इसको हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल कहते हैं। इसके बाद ट्राइकस्पिड हो गया, फिर पल्मोनरी हो गया, एरोटिक हो। ठीक है, ये दोनों सेमी ल्यूनार वॉल्स के नाम से भी जाने जाते हैं, सेमी ल्यूनार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी लोकेशन। बाइकस्पिड कहाँ होता है, बाइकस्पिड होता है तो आपको याद रखना है लेफ्ट ओट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ओट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में जो है वो आपको कौन देखने को मिलेगा, मिड में कौन देखने को मिलता है, बाइकस्पिड देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको याद रखना है इसमें 2 फ्लैप्स ही प्रेजेंट होती है, याद रखना है। अकेला एक ओनली मिट्रल वॉल ही ऐसा होता है जिसमें 2 फ्लैप्स, फ्लैप्स को क्या बोलते हैं हम, लीफलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीफलेट्स। बाकी इन तीनों में बाकी इन तीनों में कितने फ्लैप्स होते हैं, 3 फ्लैप्स होते हैं। ठीक है,
बाकी इन तीनों में 3 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं, लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ओनली मिट्रल वॉल ही एक ऐसा वॉल्व होता है जिसमें सिर्फ 2 ही फ्लैप्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बना हुआ है, तो ये याद करें। ट्राइकस्केड की बात करूं तो राइट ऑट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं पल्मोनरी वॉल्व जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पल्मोनरी वॉल्व में आपको याद रखना है कहाँ पे होता है। पल्मोनरी वॉल्व होता है राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच, ठीक है। और एरोटिक कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है एरोटिक होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा के बीच में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में कौन सा प्रेजेंट होता है, एरोटिक प्रेजेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके सारे वाल्व्स जो हैं वो क्लियर हो गए। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही बने हैं पुराने एग्जामों में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हो गए हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, which organ is responsible for production of digestive enzyme and insulin। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, विच ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन है जो रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम और इंसुलिन के लिए, ठीक है। तो देखिए लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज और स्टोमक, 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको मुझे आंसर बताना है कि डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए और इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो आप सभी को पता है कौन है, पेंक्रियाज इज द राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जैसे लीवर की बात करूं, लीवर से कौन प्रोड्यूस होता है, तो बाइल होता है, ठीक है। लीवर से कौन प्रोड्यूस होता है, बाइल होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। गाल ब्लेडर क्या होता है, गाल ब्लेडर में बाइल जो है वो स्टोर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। गाल ब्लेडर में जो है वो बाइल जो है वो स्टोर होता है। और फिर इसमें प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर्स ऑफ ओडी और इंस्पेक्टर ऑफ ओडी की ऑफ ओडी, ठीक है। इंस्पेक्टर ऑफ ओडी की वजह से बाइल का जो है वो फ्लो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, ये आगे बढ़ता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टोमक। स्टोमक से क्या प्रोड्यूस होता है, तो गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ठीक है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो इससे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज से क्या क्या चीजें जो है वो सीक्रेट होती हैं, तो देखिए पेंक्रियाज में जो सेल्स होती हैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो एक होती है अल्फा सेल्स, ठीक है, अल्फा सेल्स। फिर सेकंड होती है बीटा सेल्स, ठीक है। फिर होती है डेल्टा सेल्स, ठीक है, कौन सी होती है, डेल्टा सेल्स। और एक होती है पीपी सेल्स, कौन सी होती है, पीपी सेल्स। अब देखिए अल्फा सेल से कौन निकलता है, तो ग्लूकागोन। अल्फा सेल से कौन निकलता है, ग्लूकागोन निकलता है। ग्लूकागोन क्या करता है, इंक्रीज शुगर लेवल, इंक्रीज शुगर लेवल, ठीक है। बीटा सेल से कौन निकलेगा, इंसुलिन, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा भी है। इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज शुगर लेवल, ठीक है, डिक्रीज क्या करता है, शुगर लेवल। यानी ये एक दूसरे के दोनों क्या काम करते हैं, अपोजिट में काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या काम करते हैं, अपोजिट में काम करते हैं, ठीक है। बात करें डेल्टा सेल, डेल्टा सेल्स किसको निकालती है, सोमेटोस्टेटिन को सोमेटोस्टेटिन को निकालती है। सोमेटोस्टेटिन क्या काम करता है, सोमेटोस्टेटिन आपको याद रखना है ये क्या काम करता है, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को, इनहिबिट करता है किसको, ग्रोथ हार्मोन रिलीज को फ्रॉम पिट्यूटरी, ये आपको याद, क्योंकि पिट्यूटरी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ही ग्रोथ हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है। तो उसकी रिलीजिंग में ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सोमेटोस्टेटिन करता है, डेल्टा सेल से जो सीक्रेट होता है, ठीक है। पीपी सेल से कौन निकलता है, तो पॉलीपेप्टाइड निकलता है। पीपी सेल से कौन निकलता है, पैंक्रिएटिक पेप्टाइड्स निकलता है, पैंक्रिएटिक पेप्टाइड्स निकलता है, ठीक है, या सीक्रेट्स होता है, पैंक्रिएटिक पेप्टाइड निकलते हैं। ये क्या काम करता है, पैंक्रिएटिक पेप्टाइड्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, रेगुलेट करते हैं डाइजेस्टिव रेगुलेट करते हैं डाइजेस्टिव सीक्रेशंस को, ठीक है, रेगुलेट करते हैं डाइजेस्टिव सीक्रेशंस को एंड मोटिलिटी को। और क्या करते हैं, मोटिलिटी यानी मूवमेंट। तो डाइजेस्टिव सीक्रेशंस को रेगुलेट करने का काम और मोटिलिटी को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, पैंक्रिएटिक पेप्टाइड्स का होता है, जो कहाँ से निकलते हैं, पीपी सेल से, ठीक है। तो सारे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से क्लियर हो गए हैं रिलेटेड टू पैंक्रियाज से, ये आपको याद रखना है,
ठीक है। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला, सी रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट देख नेक्स्ट मैं आपको ये कह रहा था कि आज की सीरीज जो पार्ट 2 है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हो गए हैं कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चंस आज मैंने पढ़ाए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, सेकंड सीरीज आपका आज हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट सीरीज जो थर्ड है वो हम नेक्स्ट डे रिलीज करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को आप पूरा वॉच कीजिए। जो भी अगर आपको कोई इश्यू है, कोई क्वेश्चंस अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वो मुझे रिव्यू में कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और आप वीडियोस को देखना ही नहीं है, इनको शेयर भी कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स जो CHO के एग्ज़ाम देने वाले हैं, NHM स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम देने वाले हैं, आने वाली एग्ज़ाम 3 फरवरी की एग्ज़ाम है, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके 2 फरवरी है वहाँ तक आपका कंटेंट जो है वो रिलीज़ होता रहे। ये सीरीज़ जो आपके जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं उतने क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में जो आए हुए हैं वो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सोल्व करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।